गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 20 जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो यानी कि वाटर और स्फीयर यानी कि जोन यानी एरिया। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हुआ वह एरिया या क्षेत्र जहाँ पर पानी पाया जाता है यानी वाटर पाया जाता है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में जलमंडल कहते हैं। हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसका 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, यानी पृथ्वी का वो पार्ट या हिस्सा जो पानी के द्वारा घिरा होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसका 71% पार्ट वाटर से घिरा हुआ है और बाकी बचा हुआ 29% पार्ट लैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो एरिया है वो वाटर के द्वारा ज़्यादा घिरा हुआ है और लैंड के द्वारा कम घिरा हुआ है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर ओशंस, सी, गल्फ, लेक, रिवर्स और पॉन्ड सम्मिलित हैं। हमारी जो अर्थ है उस पर लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है। हमारे अर्थ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर लैंड की मात्रा ज़्यादा है, भूमि की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है उसको हम लैंड हेमिस्फीयर यानी स्थल गोलार्ध कहते हैं। जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। हमारी जो अर्थ है उस पर जो स्मॉलर वाटर बॉडीज हैं उसको हम सी या गल्फ कहते हैं, जबकि जो लार्ज वाटर बॉडी है उसको हम ओशंस कहते हैं। हमारी अर्थ पर 4 ओशंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। तो हम 1 बाय 1 करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 4200 मीटर है। नॉर्थ में जो पैसिफिक ओशन है आर्टिक ओशन से एक नैरो वाटर बॉडी, इसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ता है और साउथ में यह अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। वर्ल्ड की सबसे गहरी ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। दूसरा है अटलांटिक ओशन, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 3000 मीटर। इसका फैलाव उत्तर में बफिन गल्फ से और हडसन गल्फ से लेकर ईस्ट में नॉर्थ सी और साउथ में अंटार्कटिका तक है। जो अटलांटिक ओशन है वो वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशन है। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी एक देश के नाम पर रखा गया है, यानी कि इंडिया के नाम पर रखा गया है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 3600 मीटर्स। इंडियन जो ओशन है नॉर्थ साइड में बहुत नैरो है, यानी ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ है उसका, लेकिन साउथ में वो बहुत चौड़ा है, वाइडर है। इसके चारों ओर से साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। सबसे एंड में है आर्टिक ओशन, ये सबसे छोटा ओशन है। यह नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है यानी औसत गहराई 1800 मीटर है और यह साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। ओशन फ्लोर, जैसा कि जो हमारा लैंड वाला सरफेस है वो अनइवन है, यानी एक समान नहीं है, वो अनइवन है। उसी प्रकार जो हमारा ओशनिक फ्लोर है वो भी एक समान नहीं है। जैसे हमारे अर्थ पर माउंटेन पाए जाते हैं,
प्लेट्यू पाए जाते हैं और प्लेन्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार जो सी है उसका जो सी बेड है यानी समुद्र का जो तल है वो भी ऊपर ऊंचा और नीचा है। कहीं पर ये बहुत गहरा है तो कहीं पर ये बहुत स्वालो है। इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर के आधार पर हम ओशन के जो सी बेड है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय निमग्न तट। जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, कॉन्टिनेंट के चारों ओर का जो कोस्टल एरिया होता है उसके जो किनारे वाला भाग जो पानी के द्वारा घिरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे देखिए ये है हमारा कोस्टल एरिया और कोस्टल एरिया का ये वाला पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो वाटर के द्वारा घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ समाप्त होता है उसके बाद से थोड़ी सी ढाल शुरू हो जाती है, उस ढाल को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ओशनिक डीप प्लेन्स का नंबर आता है, यानी समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर जो समतल वाला एरिया है उसको हम ओशनिक डीप प्लेन बोलते हैं। इसका जो विस्तार है समुद्र में सबसे अधिक यही है और यहाँ पर जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं। समुद्र में कुछ गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं जिसको हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं। सबसे गहरी खाई है उसको हम बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में स्थित है। हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ओशंस यानी समुद्रों से लाभ हमें क्या क्या है। तो समुद्रों से हमें बहुत प्रकार के लाभ हैं, जिनमें सबसे पहला जो लाभ है रेन्स ऑन लैंड यानी भूमि पे वर्षा कराने में ये बहुत सहायक होते हैं। दिन के समय समुद्र का जो पानी है वो एवापोरेशन के द्वारा ऊपर उठता है और ठंडा होकर पुनः पृथ्वी पर बारिश कराता है। दूसरा है, इससे हमें लाभ है बैलेंस ऑफ टेम्परेचर। जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्र के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर समुद्रों के कारण वो एरिया ना तो ज़्यादा बहुत ठंडे हो पाते हैं ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, यानी वहाँ बैलेंस बना रहता है। तीसरा जो उपयोग है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सभी ओशंस के द्वारा जुड़े हुए हैं और ओशंस के द्वारा जुड़े होने के कारण ही आज यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा समुद्रों से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल जो है वो हमें समुद्र से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारी फिशेस प्राप्त होती हैं और जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी हमें देखने को मिलती है। वाटर साइकिल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर रिवर, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, आइस कवर्ड यानी बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र और समुद्र सी, ये सब क्या है सोर्स ऑफ वाटर है यानी जल के प्रमुख स्रोत हैं। दिन के समय जब इन्हीं वाटर बॉडी से जो वाटर है एवापोरेट होता है, बाष्पीकृत होता है और ऊपर पहुंच जाता है आसमान में, वहाँ पर ठंडा होकर ये बादल का निर्माण करता है। यही बादल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जल को गिरा देते हैं। वर्षा के इस जल का कुछ भाग पृथ्वी के अंदर चला जाता है और कुछ भाग जो है वो रिवर्स, लेक, पॉन्ड और दूसरी जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है। इन नदियों के द्वारा यह पानी दोबारा समुद्र में पहुँच जाता है। इस प्रकार जो पानी है यानी वाटर जो है लगातार जो तीनों स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, इनमें घूमता रहता है।
इसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, यानी रोज के जीवन में पानी का महत्व। प्राचीन काल से ही हर कोई पानी के बारे में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अवेयर था, यानी जानता था। जो ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं वो वाटर का यूज पीने के लिए करते हैं। इसके अलावा बाथिंग और वॉशिंग में भी हम वाटर का यूज करते हैं। आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है जो कि पानी से बनती है। इसके अलावा हम वाटर का यूज फील्ड यानी खेतों की सिंचाई करने के लिए भी करते हैं और फैक्ट्रियों में भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।